हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मिरर, दर्पण। ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया था। ये जो हमारी सी टेट की जो सीरीज चल रही है, जो जुलाई 2025 को टारगेट करती हुई, इसका ये सेकंड क्लास है। ये हमारा जो टॉपिक है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। और इस वीडियो हम लोग थ्योरी विद एग्जाम्पल कवर करेंगे और हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मिरर, दर्पण। दर्पण क्या होता है? ये कांच का टुकड़ा होता है जो आपने डेली अपने घरों में देखा होगा और आप इसको बहुत अच्छे से यूज भी करते हैं। जब भी आप तैयार होकर कहीं जाते हैं तो दर्पण में आप अपने आप को देखते हैं। तो दर्पण क्या होता है? ये कांच का टुकड़ा होता है। लेकिन ये कांच का टुकड़ा क्या होता है, ये मतलब दर्पण की तरह कब कार्य करता है? जब इस जो कांच के टुकड़े की एक तरफ एक चिकनी पॉलिश कर दी जाती है, एक सतह पर एक चिकनी पॉलिश कर देते हैं, तब ये कांच का टुकड़ा दर्पण की भांति कार्य करता है। अगर इस कांच के टुकड़े पर अगर हम पॉलिश नहीं करेंगे तो ये जो टुकड़ा है ये ट्रांसपेरेंट रूप से कार्य करेगा। मतलब इसमें क्या है कि आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा समतल दर्पण, सेकंड होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है? जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, यह एक प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में समतल होती है, इसकी जो सतह होती है ना एकदम सपाट होती है, चिकनी होती है, जो कि आपको इस पिक्चर में शो हो रही है। ये एक समतल दर्पण में जिसमें ये लड़की अपना प्रतिबिंब देख रही है और इस दर्पण के पीछे एक पॉलिश हो रही है। ये जो पॉलिश जो की जाती है समतल दर्पण पे, वो चांदी या फिर पारे की होती है, जिसकी बस वजह से क्या होता है, दर्पण आपका चमकीला बन जाता है। चांदी और पारा क्या होता है, इसमें एक चमक होती है। जब इसकी पॉलिश दर्पण पर की जाती है उस कांच के टुकड़े पर, तब ये चमकीला हो जाता है और इस पर जो जिससे इस पर जो आने वाला प्रकाश है वो परावर्तित होता है। क्या होता है, अगर जो हमारा जो कांच का टुकड़ा है, अगर उस पर हम पॉलिश नहीं करेंगे तो वो दर्पण की तरह कार्य नहीं करेगा और उस पर जो आने वाली प्रकाश की किरण है वो परावर्तित नहीं होंगी, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, आर पार निकल जाएंगी और कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो क्या होता है कि दर्पण पर जो पॉलिश होती है उसकी वजह से क्या होता है, उसमें प्रकाश की जो किरणें आती हैं, जैसे ही इस पर एक पॉलिश होगी, इस पर जो प्रकाश की किरण आ रही हैं वो परावर्तित होकर एक प्रतिबिंब बनाती हैं। यहाँ पर एक इमेज बनती है जो हम आगे समझेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। और ये समतल गोलीय दर्पण क्या होता है? ये गोलीय दर्पण होता है, ये गोले के जैसा समान इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसको हम ये दो प्रकार का होता है जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगी। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब की जो विशेषता है, इनको आप अपने घर पर डेली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो विशेषता है वो क्या क्या होती है समतल दर्पण की। और ये विशेषताएं आपने डेली बहुत अच्छे से देखी होंगी। जैसे समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा होता है। जब अपने आप को आप समतल दर्पण में देखते हैं तो आप अपना देखते हैं कि आप समतल दर्पण में आपको अपना प्रतिबिंब एकदम सीधा दिखाई देता है। जैसे ये व्यक्ति है, ये अपने आप को देख रहा है तो इसको ये अपना प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे रहा है। और क्या होता है, वर्चुअल इमेज होती है, मतलब आभासी होता है, न कि ये वास्तविक नहीं होता है। एक इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बनती है। और क्या होता है, प्रतिबिंब मतलब समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है, मूल वस्तु का जो आकार है और प्रतिबिंब का आकार है वो बराबर रहता है। मतलब इस व्यक्ति का आकार और इस प्रतिबिंब का आकार समान रहता है, समान रहता है। व्यक्ति दर्पण की तरफ v वेग से गति करता है तो उसको अपना प्रतिबिंब 2 वेग से गति करता हुआ दिखाई देता है। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मतलब क्या होता है, हम किसी दर्पण की तरफ, जैसे कि ये दर्पण है, इसमें एक व्यक्ति दौड़ता है, वो v वेग से दौड़ रहा है और इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2 वेग से, ये डबल हो जाता है, डबल गति से दौड़ता हुआ प्रतिबिंब प्रतीत होता है। ये प्रतिबिंब है आपका, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो उसको कितने मतलब हाइट का फीट के दर्पण की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है। तो किसी व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए अगर वो 6 फीट का है तो उसको 3 फीट का दर्पण चाहिए, 3 फीट का दर्पण
चाहिए जब वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट इतनी है, तो मतलब जिस ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उस ऑब्जेक्ट की आधी हाइट का आपको दर्पण चाहिए जब आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। सेकंड, अगला पॉइंट है हमारा, किसी वस्तु के प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर और क्या होता है, बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब, लेटरल इनवर्स इमेज। लेटरल इनवर्स इमेज क्या होती है, जैसे ये व्यक्ति है, ये प्रतिबिंब है, ये आपका प्रतिबिंब है और ये आपका एक व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति का ये राइट हैंड है, लेकिन ये जो प्रतिबिंब में जो हैंड दिखाई दे रहा है ये इसका लेफ्ट हैंड है। तो इस तरह से जो इमेज दिखाई देती है कि राइट हैंड आपको प्रतिबिंब में लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इनवर्स इमेज। ये वाला जो पॉइंट है ये आपको विशेष याद रखना है कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है सदैव आभासी और सीधा होता है। इसको आप अपनी रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप अपने फेस से अपनी बॉडी को मिरर में देखते हैं तो हमेशा सीधी और आभासी होती है। ये आपको हमेशा याद रखने हैं, ये पॉइंट्स कभी कभी पूछे जाते हैं और ये वाला भी पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आपके कई बार पूछे गए हैं। और ये पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला पॉइंट है हमारा समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे मैंने जो अपनी पिछली क्लास ली थी जो प्रकाश के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एक तो बहुदर्शी कैलिडियोस्कोप के बारे में समझाया था और पेरिस्कोप के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था उसमें समतल दर्पण का यूज होता है। एक तो हम समतल दर्पण को डेली अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तैयार होने के लिए हम लोग समतल दर्पण को यूज करते हैं। सेकंड था कैलिडियोस्कोप में तीन समतल दर्पण की आवश्यकता होती है, 3 मिरर की जरूरत होती है, इसमें 2 मिरर्स की जरूरत होती है, 2 मिरर चाहिए होते हैं, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये तो आपको नॉर्मली पता ही होता है। वाहनों के नीचे विस्फोटक खोजने, कभी कभी क्या होता है वाहनों के नीचे लोग विस्फोटक चिपका देते हैं, तो उनको देखने के लिए हम समतल दर्पण का यूज करते हैं। अगला है हमारा दुकानों और स्टोरों में ग्राहकों पर नज़र रखने के लिए समतल दर्पण का यूज होता है। बहुत सारे दुकानदार, बहुत जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं उनका रखने के लिए क्या करते हैं, वो समतल दर्पण का यूज करते हैं। ड्रेसिंग रूम्स जहाँ होते हैं, जब हम शॉपिंग करते हैं ड्रेसिंग रूम्स में कपड़े चेंज करते हैं, अपने कपड़ों का साइज चेक करते हैं, तो उस ड्रेसिंग रूम के अंदर भी आपने देखा होगा उसमें समतल दर्पण का यूज होता है। और पनडुब्बियों में पेरिस्कोप, मतलब ये पनडुब्बी में इस तरह का ही पेरिस्कोप लगा रहता है इस तरह का, और इसमें क्या होता है 2 समतल दर्पण यूज होते हैं, 2 समतल दर्पण होते हैं, प्लेन मिरर, इसके अंदर 2 प्लेन मिरर लगे हुए होते हैं और वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि पनडुब्बी में क्या होता है पानी के अंदर होती है और पेरिस्कोप उसका बाहर निकला हुआ होता है, तो पेरिस्कोप की हेल्प से वो बाहर की चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि बाहर क्या है, तो इसमें भी समतल दर्पण का यूज होता है। ये क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछा जाता है ये एग्जाम्पल्स के थ्रू, पनडुब्बी में किस प्रकार के दर्पण का यूज होता है, पेरिस्कोप में समतल दर्पण का यूज होता है। और ये पेरिस्कोप में समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं, 45 डिग्री के कोण पर इनको व्यवस्थित किया जाता है। और अगला हमारा जो पॉइंट है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो दर्पण गोले जैसी आकृति का होता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे जिस दर्पण का परावर्तक जो तल है वो गोलीय होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। और ये एक जो टॉपिक है ये आपका, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि चम्मच का जो अंदर वाला पृष्ठ है वो अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है और चम्मच का जो बाहरी पृष्ठ है वो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। और जो गोलीय दर्पण का एक उदाहरण है, जो कभी कभी पूछा जाता है, चम्मच का जो वक्र चमकदार पृष्ठ होता है, किसी भी चम्मच को आप देखोगे उसमें आपको अपना फेस दिखाई देता है, तो चम्मच का जो वक्र जो चमकदार पृष्ठ होता है ये गोलीय दर्पण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, चम्मच का जो अंदर वाला पृष्ठ है वो किस प्रकार का दर्पण है, तो आपको याद रखना है जैसे कि कोई चम्मच है तो इसके जो अंदर वाला ये वाला जो भाग है ना, ये तो अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, अवतल।
जो जो गुफा जैसी आकृति का होता है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। और जो बाहरी वाला जो सरफेस है, जो बाहरी सरफेस है आउटर, ये जो है ये उत्तल की तरह कार्य करती है, उभरी हुई जो होती है। जो केव के जैसा होता है, गुफा के जैसा होता है, वो होता है अवतल दर्पण। और जो बाहर की तरफ से उभरा हुआ होता है वो होता है आपका उत्तल, जिसमें जो उभरा हुआ बाहर की तरफ जो शेप निकली हुई रहती है। जैसे कि ये आपका ये सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये गोलीय दर्पण का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपके जो ये वाला जो दर्पण है ये आपका अवतल दर्पण है। और ये जो इस पर क्या हो रहा है, प्रकाशीकरण इधर से आपतित होती है, इधर से होती हैं आपतित, और इधर इस पर ये बाहर पॉलिश हो रही है, ये पॉलिश हो रही होती है, इधर से ही प्रकाशीकरण आपतित होती है। तो ये तो होता है आपका अवतल दर्पण। और ये आपका जो है ये है आपका उत्तल दर्पण। इसमें जो बाहरी जो उभरा हुआ है यहाँ पे प्रकाशीकरण आपतित होती हैं, यहाँ पर प्रकाशीकरण आपतित होती है, ये होता है आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि ये उभरा हुआ होता है। और जो गुफा के जैसी शेप का होता है अवतल, वो अवतल होता है। और इसमें ये अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ पॉलिश हो रही होती है, ये पॉलिश वाला भाग है, और यहाँ पर किरणें आपतित होती हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ आ गया, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। अगला हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसकी जो शेप होती है वो किस प्रकार की होती है, इसकी जो बाहरी सतह होती है वो उभरी होती है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ये आपका ये सतह है, ये सर्कल होता है, ये जो बाहरी सतह है इसकी बाहर को निकली हुई रहती है, उभरी हुई रहती है। और इसकी जो आंतरिक सतह होती है, ये वाली जो सतह होती है, इस पर क्या होता है, आंतरिक सतह पर अंदर की तरफ इसके क्या होता है, पॉलिश की हुई होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इस दर्पण पर जब रेज रिफ्लेक्टेड किरण आती हैं या आपतित किरण आती हैं, तो इसके अंदर की सतह पर पॉलिश हो रखी है और ये बाहरी सतह उभरी हुई होती है। तो जब भी किरण इसके ऊपर पड़ती हैं, इस मिरर के ऊपर, तो ये रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, इस तरह से एकदम बिखेर देता है इन किरणों को। ये वाली जो अक्ष पे पड़ती है, जो ध्रुव पर जो किरण पड़ती है, वो उस जैसे आपतित किरण आती है उसी से वो वापस हो जाती है, और बाकी ये प्रकाश की किरणों को इस तरह से बिखेर देता है। दर्पण पर अनंत से आने वाली किरणों को ये बिखेरता है। तो ये जब प्रकाश किरणों को इस तरह से बिखेर देता है, तो इसलिए हम इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड किरण, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उनको बिखेरता है। इनिशिएंट रे ये आने वाली रे है, और ये रिफ्लेक्टेड होने वाली रे है। इससे क्या होता है, प्रकाश इस तरह से फैल जाता है। और जो इसका जो उपयोग है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, ये इसका जो प्रकाश है उसको बिखेरता है और बड़े से छोटा करता है। इसकी जो इमेज क्या बनती है, इमेज यहाँ पर बनती है, यहाँ पे ये छोटी इमेज बनती है, इस पर बड़े से छोटी इमेज बनती है। इसका जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ होता है, इस यूजेज के ऊपर क्या होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इससे पूछ लिया जाता है को स्ट्रीट लैंप पे किस प्रकार के मिरर का यूज होता है। तो स्ट्रीट लैंप में क्या होता है, आपने देखा है स्ट्रीट लैंप से जो प्रकाश आता है, जैसे आपका स्ट्रीट लैंप है, तो वो इस तरह से प्रकाश तरह से फैला हुआ रहता है। ये लैंप है, ऐसे फैला हुआ रहता है। तो क्या होता है कि इसमें होता है आपके उत्तल दर्पण का यूज होता है। और जो स्कूटर, मोटर, कार, बस वगैरह होती हैं, वो पीछे के वाहनों को देखने के लिए, पीछे के जो वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर जो लगे होते हैं साइड में, उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का यूज होता है। इसके ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि किसी बस में पीछे के वाहनों को देखने के लिए किस प्रकार के मिरर का यूज होता है। तो इसमें साइड मिरर के लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। और स्ट्रीट लैंप में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये पूछ लिया जाता है अपसारी दर्पण किसको कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, इसका क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो गोलीय परावर्तक सतह जो होती है ना, वो अंदर की तरफ धसी हुई होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा। इसकी जो बाह्य सतह होती है उस पर एक पॉलिश की जाती है, जिससे क्या होता है कि जो आने वाली आपतित किरण है वो उनको परावर्तित कर देती है। इसकी जो मिरर की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है, प्रकाश को सिकोड़ती है, और इसे हम अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, वो उसका उपयोग क्या क्या होता है, प्रकाश को सिकोड़ता है, और जो छोटी जो वस्तुएं होती हैं उनका बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसमें छोटा होता है, ऑब्जेक्ट छोटा होता है, और अवतल दर्पण से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है। इस मिरर का कार्य क्या होता है, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना। तो इसका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग मोस्टली ना डॉक्टर्स वगैरह करते हैं, जो ENT डॉक्टर्स होते हैं
आँख नाक गले का जो निरीक्षण करते हैं वो जो डॉक्टर होते हैं, ये जो सारी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये बहुत मतलब जो आँख कान गले बहुत छोटे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। अब इनका आप निरीक्षण करना होता है तो आपको अवतल दर्पण की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण इनका जो साइज है उसको बड़ा दिखाता है, जिससे क्या होता है डॉक्टर को काफ़ी हेल्प मिलती है उनकी निरीक्षण करने में। जैसे कभी आपके मुंह में अगर छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज करता है आपकी जीभ को चेक करने के लिए। और क्या होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, दांतों में कोई भी कैविटी वगैरह हो जाती है, दांतों को चेक करने के लिए भी ये अवतल दर्पण का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, ये बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं, जिससे इनको दिखाई देता है कि मतलब दांत में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। टॉर्च कार और स्कूटरों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है, और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। इसके जो यूजेज हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, इनके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके जो यूजेज हैं इनको अच्छे से आपको याद रखना है कि ईएनटी डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं, डेंटिस्ट दांतों के निरीक्षण के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं। कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जब आप प्रतिबिंब के बारे में जानोगे तो आपको कुछ की पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप समझ पाओगे कि कौन सा प्रतिबिंब किस पॉइंट पर बनता है। तो फर्स्ट हमारा होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, जो आपका सर्कल जो गोलीय मिरर होता है उसका जो सेंटर होता है, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम सी से शो करते हैं। और सेकेंड होता है हमारा ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, जो वृत्त की परिधि होती है ना, ये परिधि है, इसको हम पी से शो करते हैं और इसको हम ध्रुव बोलते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि अगर कोई आपतित किरण आती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जो सी और पी के बीच की जो दूरी होती है, ये वाली जो परिधि और केंद्र के बीच की, ये केंद्र है और ये परिधि होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है ये आर होती है, त्रिज्या होती है। और त्रिज्या को अगर हम आधा कर देते हैं तो क्या होता है, फोकस प्राप्त होता है। त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस होता है। बिंब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट की तरफ से ही प्रकाश आता है। ऑब्जेक्ट को यू से शो किया जाता है, और जो प्रतिबिंब होता है, इमेज जो प्राप्त होती है, उस इमेज को हम वी से शो करते हैं। ये यहाँ से ऑब्जेक्ट आता है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण के द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, 6 टाइप्स के बनते हैं, 6 केसेस होते हैं। तो फर्स्ट केसेस में क्या होता है कि वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे और प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो वस्तु हम यहाँ रखेंगे, वस्तु, और इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ इमेज बनती है। तो क्या होता है, वस्तु इस प्रकार से चलती है, ये वस्तु है, वस्तु इस प्रकार से गति करती है और प्रतिबिंब इस तरह से गति करता है। ये हमारा प्रतिबिंब है, इस प्रकार से गति कर रहा है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। अगर हमारी वस्तु यहाँ पर रखी है, यहाँ से जब कोई किरण इस पर पड़ती है तो इसके बाद जो रिफ्रैक्टिव किरण है वो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे क्या होता है, वस्तु को हम अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ वस्तु रखी जाती है, वस्तु यहाँ रखी जाती है। उसके बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, वो इन दोनों के बीच में बनता है, यहाँ बनता है हमारा प्रतिबिंब। तो यहाँ से जब रे इस पे पड़ती है उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड होके यहाँ पर आती है। 2 केस ये हो गए हमारे। इसके बाद हमारा जो थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या होता है कि वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वस्तु को यहाँ पर रखते हैं हम, और तो इसका जो प्रतिबिंब है जब यहाँ से कोई किरण इस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्टेड होकर यहीं पर आती है। तो प्रतिबिंब जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं और तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनता है। ये जो वक्रता केंद्र पे क्या होता है, इस पर दोनों चीज़ सेम होती है, यहीं पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है और यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब क्या होता है कि अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखते हैं। अब वस्तु को यहाँ रखा जाता है, वस्तु यहाँ रखी जाएगी तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद क्या होता है, वस्तु को और हम आगे खिसकाते हैं, वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, वस्तु यहाँ रखी जाती है। तो उसके बाद इसका जो हमारा वस्तु को फोकस पर रखते हैं 5वें पॉइंट पर, तो अनंत पर बनता है। फिर क्या होता है, प्रतिबिंब यहाँ बनता है, अनंत पर बनेगा। जैसे वस्तु इधर जा रही है और प्रतिबिंब इधर जा रहा है। लास्ट में क्या होता है, ये केस सबसे अलग होता है, ये वाला केस है ना सबसे डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, वस्तु को जब हम यहाँ रखते हैं,
तो उसके बाद अनंत पे तो ये आपका ये वाला हो गया, जब फोकस पे वस्तु हो तो ये अनंत पे बन गया। अब वस्तु आपकी यहाँ रखी हुई है, वस्तु आपकी फोकस पे, फोकस से भी आगे आ गई, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है, तो इसका जो प्रतिबिंब है ना वो इधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब आपके दर्पण के पीछे बनता है। ये जो केस है सबसे अलग है, और ये पांचों जो केस है ये सेम है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट, ये इमेज है जो प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज है, जिसका साइज है और ये इसका नेचर है, नेचर है। ये अवतल दर्पण का है, अवतल दर्पण। तो इसमें क्या होता है कि 6 केसेस होते हैं, 1 केस, 2, 3, 4, 5, 6 केसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और सेकंड में क्या होता है, वक्रता केंद्र से परे, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र से पहले रखा जाता है, इन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में इसका इमेज बनती है। फिर इसको वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब भी यही बनता है। ये दोनों सेम सेम है, दोनों वस्तु भी यही है, वस्तु भी इधर ही है और प्रतिबिंब भी यहीं पर बनता है। और फोर्थ केस में क्या होता है कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो ये वक्रता केंद्र के बाहर, इसका जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताई दिया है, वक्रता केंद्र से बाहर पीछे की तरफ ये बनता है प्रतिबिंब। और फिफ्थ केस में क्या होता है, फोकस पर वस्तु रखी जाती है तो अनंत पर आपका प्रतिबिंब बनता है। और सिक्स केस, ये सबसे डिफरेंट केस था जो मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। इन सब केसेस में क्या होता है, फर्स्ट केस में क्या होता है, अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का होता है, और इसमें क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये भी वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। सिक्स केस में क्या होता है, ये आभासी और सीधा रहता है। ये वाला जो सिक्स केस है वो आपको याद रखना है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी और सीधा रहता है। और इन सब में क्या होता है, इसमें छोटा होता है इसका आकार, ये समान साइज के होते हैं, दोनों सेम जगह पे बनता है, समान आकार होता है, प्रतिबिंब और बिंब दोनों का आकार सेम होता है। और इसमें ये छोटा होता है, इसमें विवर्धित होता है, इसमें अत्यधिक विवर्धित होता है, इसमें भी विवर्धित होता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके सिर्फ 2 ही केस होते हैं, 1 केस ये होता है, सेकंड ये होता है। इसमें क्या होता है, वस्तु को जब अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और आभासी और सीधा रहेगा। इसमें दोनों जो प्रतिबिंब बनेंगे ये आभासी और सीधे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे बस ये आपका देखिए बाहर की तरफ ये उभरा हुआ रहता है, तो इस पर रिफ्लेक्टेड किरण इधर से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट रे आ रही है, तो ये वस्तु को हमने यहाँ पे रखा, वस्तु को जब हम यहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, वस्तु को यहाँ फोकस पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। फर्स्ट केस तो ये होता है, ये वस्तु रखी है अनंत पर, उसका प्रतिबिंब बनना है फोकस पर। सेकंड केस में क्या होता है, वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं, मतलब यहाँ पे वस्तु को हम रखते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ये इसमें 2 ही केस होते हैं, और दोनों केसेस में क्या होता है, जो प्रतिबिंब आभासी सीधा होता है, अनंत पर रखते हैं, अनंत ध्रुव के बीच में रखते हैं तो आभासी सीधा होता है, आभासी सीधा होता है। मतलब क्या होता है, जो अवतल दर्पण का 6 केस है और उत्तल दर्पण के दोनों केस सेम होते हैं, और दर्पण के पीछे और फोकस पर बनता है, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। जो आपका ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका दिसंबर 2024 में पूछा गया है। दिसंबर में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सारणी में दी गई सूचनाओं के आधार पर दर्पणों की पहचान की। जैसा कि दर्पणों के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि समतल दर्पण क्या होते हैं, उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, और प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है, अवतल दर्पण के बारे में बताया, और उत्तल दर्पण के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। ये जो क्वेश्चन है उन्हीं टॉपिक पे आधारित है। तो हमारे ना इन्होंने 4 दर्पण दिए गए हैं, ABCD 4 दर्पण है, और इन्होंने बताया है ये दर्पण है वो आभासीय और ऊर्ध्वशीर्ष का मतलब होता है सीधा 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 दर्पण बनता है, और प्रतिलोमित का मतलब होता है उल्टा उल्टा दर्पण बनता है। और वस्तु के समान अनुरूप, जैसे वस्तु के समान प्रतिबिंब किसमें बनता है, ये आप जानते हो, वस्तु के समान जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका समतल दर्पण में बनता है,
समतल में बनता है। समतल में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है, जो आप मिरर में अपने आप खुद को भी देखते हैं, और वस्तु के समान होता है, मतलब प्रतिबिंब का जो साइज है और वस्तु का साइज है वो समान होता है। तो ये आपका जो फर्स्ट है ये समतल होगा। वास्तविक और वास्तविक ये दोनों आपके अवतल में बनते हैं, ये अवतल में बनते हैं। आपको पता है वास्तविक ना समतल में बनता है ना उसमें उत्तल में बनता है। तो ये दोनों आपके अवतल हो गए। आवासीय और सीधा ये आपका समतल में भी होता है, उत्तल में भी होता है और अवतल में भी होता है। अवतल का जो लास्ट केस था 6 वाला उसमें भी ये लास्ट में आवासीय और सीधा बनता है, लेकिन आकार में छोटी। तो समतल में तो वस्तु समान साइज की होती है, और ये जो अवतल था उसमें वस्तु विवर्धित होती है, विवर्धित बनती है। जो लास्ट केस था 6 उसमें वस्तु विवर्धित होती है, लेकिन इसमें क्या होता है आकार में छोटी आपकी बनती है हमेशा उत्तल में। अभी आपको ए बी सी चारों के बारे में पता चलेगा। तो ए आपका समतल है, तो ए ये वाला तो नहीं होगा, इसमें अवतल दिया है, और ये भी नहीं होगा, इसमें समतल। अब आपको बी को देखना है, वी है आपका अवतल, वी इसमें अवतल है, इसमें नहीं है अवतल, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट केस है ना आपका, फर्स्ट जो ऑप्शन है ए वो आपका सही होगा। ए समतल है, बी अवतल, सी अवतल और डी अवमुख, ये आपका राइट आंसर है। अगला आपका जो क्वेश्चन है ये भी आपका 2024 में ही पूछा गया है। ये है एक अभिकथन दिया हुआ है, अवमुख उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में पश्च दर्पणों रियर व्यू मिरर, जो साइड में मिरर लगे होते हैं ना गाड़ियों के साइड में, उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर के रूप में होता है। इसके इन्होंने 2 तर्क दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा तर्क एकदम करेक्ट है। उन्होंने दिया है फर्स्ट जो तर्क है R1, वे ऊर्ध्व शीर्ष एवं विवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। सेकंड जो तर्क दिया है उनका व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है। जैसे आपने अपनी गाड़ियों में देखे होंगे जो रिवर व्यू होते हैं, पीछे का जो ट्रैफिक है ना उसको पूरा दिखाते हैं, मतलब काफ़ी वाइल्ड एरिया पीछे का दिखाते हैं। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है व्यापक दृष्टि क्षेत्र, वाइल्डर फील्ड व्यू, तो रेयर व्यू जो होते हैं वो मोस्टली वाइल्डर फील्ड व्यू दिखाते हैं, मतलब छोटे से मिरर के अंदर आपको पीछे का बहुत सारा वाइल्ड एरिया दिखता है। तो इसमें ऑप्शन आपके देखते हैं ए ऑप्शन में क्या, फर्स्ट ऑप्शन में दिया ए सही है, परंतु R1 और R2 दोनों एक ही सही व्याख्या नहीं करते हैं, तो ये आपका गलत है, क्योंकि R2 तो इसकी सही व्याख्या करता है। सेकंड आपका ए सही है तथा R1 तो R दोनों एक ही सही व्याख्या करते हैं, तो दोनों नहीं करते हैं। R1 ये भी गलत है। R2 इसमें राइट आंसर है, कि क्या होता है हमारे जो रियर व्यू होते हैं इस तरह का कैमरा होता है जिसमें आपको पीछे का पूरा ट्रैफिक दिखता है, काफ़ी वाइल्डर एरिया में, मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्र आपको दिखाई देता है इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूक्ष्म छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन में आपकी सूची छिद्र कैमरे के बारे में बात हो रही है। तो सूची छिद्र कैमरे मैंने आपको बताया था, इस तरह के 2 बॉक्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे एक होल होता है जिससे प्रकाश एक सीधी रेखा में आता है। यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है जो कि उल्टा होता है, उल्टा बनता है यहाँ पर एक प्रतिबिंब, और रंगीन होता है, ये रंगीन और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी हमें सूची छिद्र कैमरे के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही लगता है हमें वो टिक करना है। तो फर्स्ट है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये तो इसका सही है, ये मतलब आंसर इसका सही हो सकता है। प्रकाश छोटे से मुख छेद में प्रवेश करता है पर विवर्धित हो जाता है, तो ये यहाँ तक तो सही है, छोटे से छेद में प्रवेश करता है लेकिन विवर्धित नहीं होता है, तो ये इसका गलत है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, ये सही है, लेकिन सूची छिद्र कैमरे से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम गमन करता है तो वो अपना पथ परिवर्तित कर देता है, ये भी इसका सूची छिद्र कैमरे से कोई संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर है 1। अगला हमारा एक क्वेश्चन है, ये एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कानों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और वाई क्रमशः हैं। एक्स और वाई क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कैलिडियोस्कोप और पेरिस्कोप के बारे में, इन दोनों में क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है, इन दोनों में रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रहा है, इसमें अपवर्तन दिखा रहा है, इसमें प्रकीर्णन दिखा रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन ही नहीं है आपके। दूरदर्शक परावर्तक तो ठीक है, दूरदर्शक क्या होता है दूर की वस्तुओं को देखता है,
दूर की वस्तु को देखने के लिए होता है। पेरिस्कोप क्या होता है और इसमें रिफ्लेक्शन है, तो ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि पेरिस्कोप की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है जिसके द्वारा आप अंदर से कान को देख सकते हैं। ये आपकी आँख है, इससे आसपास की किसी भी वस्तु को देख सकते हो। ये आपके कान के अंदर अगर आप उसको डालते हैं, जिसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, इस तरह से मिरर लगे होते हैं, उस रिफ्लेक्शन के थ्रू आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर है 3, पारदर्शी और परावर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की एक किरण विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के दो माध्यमों x और y में प्रवेश करती है। नीचे दी गई तालिका के संदर्भ में A, B, C तथा D की पहचान कीजिए। ये दो माध्यम दिए गए हैं x और y। मान लीजिए ये आपको वायु है और ये आपका जल है। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये मैंने अपनी जो फर्स्ट क्लास थी प्रकाश जो लाइट के बारे में मैंने बताया था, उसमें मैंने विद डायग्राम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वो वाली क्लास भी देख सकते हैं। जैसे मैंने किस तरह से, ये एक सरफेस होती है, ये कोई भी सरफेस है, इसमें क्या होता है, ये अविलंब है। अविलंब हमेशा 90 डिग्री के कोण पर डाला जाता है, 90। तो क्या होता है, ये एक आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। तो जब ये आपतित किरण को ना इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। ये जैसे वायु से एक किरण जल में प्रवेश करती है, तो क्या करती है, आपतित किरण अविलंब की तरफ झुक जाती है। और क्या होता है, इस किरण की जो गति है वो गति भी धीमी हो जाती है, गति धीमी हो जाती है या घटती है। तो अब जब गति और घटती है तो तरंग दैर्घ्यता भी घटती है, तरंग दैर्घ्य भी घटती है। तो इसमें जो दो माध्यम हैं, तो उसमें क्या होता है कि आवृत्ति हमेशा सेम रहती है। मैंने इस टॉपिक को जब समझाया था, तब मैंने उसमें बताया था आवृत्ति तो समान रहती है, दोनों माध्यम में समान होती है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। और वृद्धि जो चाल होती है वो घटती है, कम हो जाती है, घटती है। और अगर चाल घटती है तो तरंग दैर्घ्यता भी घटती है, ये दोनों घटती हैं। अभी हमको देखना है कि ए समान, ये तो इसका नहीं है, समान नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता ए में, इसमें भी नहीं है, ये दोनों ठीक है। और डी समान, डी भी समान रहती है, दोनों में समान रहती है। अब जो वृद्धि है ना, वो चाल जो होती है वो घटती है, तो सी का है ये घटती है, दोनों में ठीक है। अगर चाल घटती है तो तरंग दैर्घ्यता भी घटती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।